नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल सरकार की सूची से 6 कुलपतियों की खाली जगह को भरने पर सहमति जता दी है। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के फैसले के बारे में जानकारी दी। लॉ के मुताबिक एजी के बयान पर ध्यान देते हुए जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बेंच ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बाकी रिक्तियों के लिए भी सिफारिशें भेज सकती है। इससे पहले तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों का वहां की सरकारों से टकराव सामने आ चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार का टकराव अभी भी चल रहा है। तमिलनाडु की स्थिति भयावह है। वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राष्ट्रपति को पत्र तक लिख चुके हैं कि गवर्नर आरएन रवि को हटाया जा रहा है। वहीं देश में लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। अभी राजनीतिक बयानबाजी और ज्यादा तेज हो चली है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक कथित बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने देश के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया पर प्रश्न उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि वाइस चांसलर की नियुक्ति योग्यता और अर्हता को ताक पर रखकर कुछ संगठनों से संबंध के आधार पर की जा रही है। अब उनके इस बयान पर देश के कई हिस्सों से कुलपतियों और शिक्षाविदों ने एक खुला खत लिखकर राहुल गांधी की टिप्पणी का विरोध किया है। शिक्षाविदों ने कहा, जिस प्रक्रिया से कुलपतियों का चयन किया जाता है वो योग्यता, विद्वता, पूर्ण विशिष्टता और अखंडता के मूल्यों पर आधारित कठोर प्रक्रिया की विशेषता है। चयन पूरी तरह से शैक्षणिक और प्रशासनिक कौशल पर आधारित है और विश्वविद्यालय को आगे ले जाने की दृष्टि से किया गया है। हम स्पष्ट रूप से ऐसे दावों को खारिज करते हैं। हमारे बीच प्रस्तुत शैक्षणिक विषयों और पेशेवर अनुभवों की श्रृंखला चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष और समावेशी प्रकृति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। वहीं बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार और राज्यपाल 13 साल बाद फिर आमने सामने हो गए हैं। शिक्षा विभाग और राजभवन द्वारा कुलपति की नियुक्ति के लिए अलग अलग विज्ञापन निकाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा। साल 2010 में भी तत्कालीन राज्यपाल देवानंद कोवर के समय भी इस तरह का जो विवाद है वो उठा था। तब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। 2013 में शीर्ष अदालत ने इस विवाद को खत्म करते हुए कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया था। दरअसल राजभवन की ओर से विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, जिनके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 24 से 26 अगस्त है। इससे ठीक पहले शिक्षा विभाग ने भी अलग से ऐसे ही विज्ञापन जारी किए। विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अब 13 सितंबर है। 3 से 5 नामों के पैनल का चयन सर्च कमेटी द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा विभाग का विज्ञापन ऐसे समय आया है जब कई उम्मीदवार पहले ही राजभवन के विज्ञापन के लिए आवेदन कर चुके हैं और 6 विश्वविद्यालयों में वीसी के पद को भरने के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच लंबी खींचतान के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और इसके अनुसार संभावित शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साथ बातचीत के बाद सर्च कमेटी द्वारा हर विश्वविद्यालय के लिए 3 से 5 नामों का पैनल प्रस्तुत करती है और ये नाम मुख्यमंत्री और राज्यपाल को विमर्श के लिए भेजे जाते हैं। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। सर्च कमेटी का गठन राजभवन करता है। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के कुलपति, वहाँ के निदेशक आज ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ये एक बिना बेबुनियाद आरोप लगाती है कि वाइस चांसलर्स ऐसे ही अपॉइंट होते हैं। आप किसी की भी डिग्री निकाल के देखिए ना, क्या देश के विश्वविद्यालय जो कुलपति हैं आज, क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? क्या वो उनकी डिग्रियां फर्जी है? क्या उन्होंने पीएचडी नहीं की? क्या उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं किए? क्या उनके नाम से हजारों पेटेंट्स नहीं है?
आरोप लगाना और आरोप लगा के भाग जाना, ये एक तरह से कांग्रेस की एक परंपरा हो चुकी है। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर आरोप लगाए हैं, अब प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है और इसी को लेकर हम भी चर्चा करेंगे। कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है प्रदीप जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता तामजीद अहमद जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ टीएमसी के नेता मोहम्मद एहतेशामुल हक भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर आरोप लगाया था कि आरएसएस के लोगों को ही भरा जा रहा है। खास तौर पर कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए योग्यता नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ाव के आधार पर फैसला हो रहा है। और अब इस मामले पर देश के 181 शिक्षाविदों और कुलपतियों ने खुला खत लिखकर राहुल गांधी को जवाब दिया है। कुलपतियों की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि हमें राहुल गांधी के ट्वीट और बयानों से पता चला है कि वो अफवाह फैला रहे हैं कि देश में विश्वविद्यालयों में मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि आरएसएस से रिश्तों पर भर्ती हो रही है। राहुल के इस बयान पर आपकी टिप्पणी। ऋषि जी नमस्कार और जी, नमस्कार। साक्षी चर्चा में बैठे लोगों को भी नमस्कार। देखिए, ये अपेक्षा कोई नई नहीं है कि राहुल जी किस प्रकार के बयान देंगे। वो बयान राजनीतिक हो सकते हैं, तो बात समझ में आती है कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विभिन्न पार्टियों में आपस में बयानबाजियां चलती रहती हैं। एक ये स्वस्थ परंपरा है कि आप कटाक्ष करें, आप टीका टिप्पणी करें, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी जगह पे हाथ डाला है, ऐसी जगह पे उन्होंने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसका राजनीति से उतना लेना देना नहीं रहता है जितना कि राजनीतिक दलों का होता है। अब शिक्षकों, अध्यापकों, शिक्षाविदों को आपने टारगेट किया है। अब मुझे नहीं मालूम कि राहुल जी सनी की शाखा में कब आए या कभी आने का उनका विचार भी हुआ, तो आखिर वो किस आधार पर वो कहते हैं कि किसी भी अध्यापक की या किसी भी शिक्षाविद या किसी भी वाइस चांसलर की नियुक्ति संघ के शाखा से होती है या संघ के लोगों की होती है। उनको बताने वाले लोग जो है उनको फैक्ट्स और फिगर्स सही नहीं बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको गहन विचार करना चाहिए कांग्रेस के अन्य नेताओं को, जो लोग इस बात को समझते हैं। एक राजनेता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देखिए 100 आउट ऑफ 99 मार्क्स उनके कम है। मतलब 100 में से 99 उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए हैं जो कि रेलिवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, मैं इस पर जरा चर्चा कर लेती हूँ। हमारे साथ तमजीद अहमद जी भी जुड़े हुए हैं। सर, प्रदीप जी जो बातें कह रहे थे इस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आनी भी अब शुरू हो गई है राहुल गांधी के बयान के बाद, और तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि क्या कुलपतियों की जो डिग्री है वो फर्जी है, क्योंकि पूरा पढ़ाई लिखाई करके कुलपति नियुक्त किए जाते हैं और तय किया जाता है कि किसकी कितनी शैक्षणिक योग्यता है। राहुल गांधी चुनाव के समय सिर्फ आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। कभी वो सीबीआई पर आरोप लगाते हैं, कभी वो ईडी पर आरोप लगाते हैं, कभी वो संविधान को खतरे में बताते हैं, और अब कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए रेशु जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। नमस्ते सर। निश्चित रूप से जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इतनी भी संवैधानिक संस्था है, अगर राहुल जी जब कहते हैं कि संविधान खतरे में या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है, तो उसी का एक जीता जागता सबूत है। आप यूनिवर्सिटीज की हालत देख लीजिए, जिस तरीके से वहाँ के जितने भी नियुक्त वाइस चांसलर, आप जेएनयू ले लीजिए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, आज सारी यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से शिक्षा से महरूम करने की साजिश रची जा रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आप देख लीजिए कितने गुना फीस बढ़ा दी गई है। यही हाल जेएनयू में, यही हाल लगभग कमोबेश है यूनिवर्सिटी में। और फिर जब छात्र उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उनके खिलाफ गंभीर धाराएं वीसी कुलपति खुद दर्ज कराते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब वीसी एक मानसिकता से ग्रसित होकर अगर विश्वविद्यालयों में पहुंचेंगे तो वो छात्रों के हित के लिए काम नहीं करेंगे, वो उस विचारधारा को प्रवाहित करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवाहित करने का काम करेंगे। और उसी का नतीजा आपको नजर आता होगा कभी किसी यूनिवर्सिटी में। रोहित वेमुला का केस आप कैसे भूल सकती है रेशु जी?
एक नौजवान छात्र शायद आज हमारे बीच में होता तो वो पता नहीं देश के लिए क्या कर रहा होता। मैं आऊंगी, जवाब लूंगी इस पर प्रदीप जी, आऊंगी वक्त से पहले ही उसको जाना पड़ गया, और क्या आरोप नहीं लगाया उसने बीसी के ऊपर, कैसे भूला जा सकता है उस रोहित वेमुला के केस को रेशु जी। तो बड़े उदाहरण है जिस तरीके से पूरे देश के अंदर, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, जेएनयू में देख लीजिए, क्या हालत बना के रखी है। तो कुल मिला के जो राहुल जी ने आरोप लगाया है वो एक एक्सटेंशन है कि संविधान खतरे में, उसी का एक एक्सटेंशन है। फिर दूसरी बात और मैं कह देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ये भी जवाब देना चाहिए आज कितने बीसी एससी एसटी ओबीसी वर्ग से हैं, ये भी जवाब देना चाहिए। कितने आदिवासी हैं ये भी बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो एक जो संविधान के अंदर जो संरचना की गई है उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने की साजिश की है। आप बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि कितने एससी एसटी ओबीसी आदिवासी इस समय वाइस चांसलर है देश के अंदर। चलिए ठीक है, ये इस तरह के जो आरोप हैं लगातार राहुल गांधी मंच से लगा रहे हैं, और इसको लेकर मैं जवाब लूंगी प्रदीप सिंह जी आपसे, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं। मोहम्मद एहतेशामुल हक जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सर, शिक्षाविदों ने कहा है कि ऐसी अफवाहों को फैलाने से शिक्षा का माहौल खराब होता है। कुलपतियों ने लिखा कि हम मेरिटोक्रेसी में यकीन रखते हैं, उच्च शिक्षा के लिए यही जरूरी है। बीते कुछ साल में भारतीय यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में सुधार का हवाला देते हुए भी कुलपतियों ने लिखा कि बीते कुछ साल में अद्भुत बदलाव आया है। अब हमारे विश्वविद्यालय की ग्लोबल रैंकिंग अच्छी हुई है। शिक्षाविदों का कहना है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान देकर उच्च शिक्षण संस्थानों को बदनाम किया है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उसका राजनीतिक फायदा वो उठा सके। सर, बंगाल में भले ही आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन का हिस्सा आप हैं। राहुल के इस बयान से आप किनारा करेंगे या उनका बचाव करेंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छे सवाल रेशु त्यागी जी, आपने जबरदस्त तरीके से अभी डिबेट कर रहे हैं। हमारे अभी प्रदीप सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता, मैं उनकी भी बात बहुत ध्यान पूर्वक सुना, हमारे अहमद साहब की बात सुना। मैं राहुल जी, देखिए राहुल जी जो अभी जो बयान दिए हैं, मैं उसके मतलब उनसे मैं मत मिलाता हूं, और उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि देखिए 2013 में शायद आपको त्यागी जी आपको मालूम होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रक्रिया निर्धारित की थी, इसके अनुसार संभावित 100 लिस्ट दिए गए। इसमें 3 से 5 समझ लिए कि उम्मीदवारों के साथ बातचीत के बाद सब कमेटी द्वारा हर विश्वविद्यालय के लिए 3 से 5 लोगों का पैनल प्रस्तुत किया था, जिसमें समझिए कि हमारे राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे सलाह मशवरा करने का ये सिस्टम हम लोगों में था। लेकिन ये कहीं न कहीं मैं उनसे अहमद साहब के बात से रख रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये समझ लिए कि जो अभी प्रक्रिया जो अभी सिस्टम चले आ रहा है कि कहीं न कहीं समझ लिए ये संविधान और हमारे जो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को वहां बैठा करके, ताकि इस तरह से जो वहां कुलपति का जो बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं कि राहुल जी ने कहीं न कहीं वो सही नहीं बोल रहे हैं, हमारे कार्यकाल में बहुत ग्रोथ हुआ, तो ये समझ लिए कि ये आरएसएस के लोग हैं और ये बीजेपी के लोग हैं। मैं इनकी कंडेम करता हूँ। इस विश्वविद्यालय में भी इनका कब्जा हर जगह। चलिए, मैं इस पर जवाब लेती हूँ। प्रदीप जी, देखिए राहुल गांधी तो मंच से बयान दे रहे थे कि आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है कुलपति बनाकर। वही बात अब यहाँ पर इनके साथी भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों पर आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, मैं जवाब ले रही हूँ। प्रदीप जी, जी, ये जो है हास्यास्पद है, इनके इस प्रकार की इवन चर्चा होना भी हास्यास्पद है। हम सभी आज अपने जिन स्थानों पे पहुंचे हैं वो अपने शिक्षकों, अपने माता पिता रूपी शिक्षकों और अपने स्कूल और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के अमूल्य योगदान की वजह से पहुंचे हैं। कि सबसे पहले प्रथम दृष्टया तो ये बयान आना ही नहीं चाहिए था। आप किसी और बात को लेकर के चर्चा कर देते, लेकिन आप डायरेक्ट अटैक शिक्षकों पे कैसे कर सकते हैं? और देखिए ये बात विपक्षी गठबंधन या घमंडिया अलायंस कह लें या इंडी गठबंधन कह लें, अभी क्या ये जो टीएमसी के जो मित्र बैठे हैं, ये कांग्रेस का कोई प्रत्याशी अगर वहां से उठा है तो उसको मत देंगे? अगर आप मत नहीं दे सकते तो आप उनके विचारों से एकत्र कैसे हो सकते हैं? पूरा अगर करना है तो पूरा करिए ना। आप बंगाल में कुछ और दिल्ली में कुछ और आप अपनी ही बातों को निराधार साबित कर देते हैं।
आप देखिए, मतदाता को अगर केंद्र में रख करके बातें करेंगे, सोचेंगे, कहेंगे तो ज्यादा होगा। हो सकता है कि बहुत सारे मतदाता अपने शिक्षकों को अथाह असीम प्रेम करते हो, वो न बर्दाश्त कर पाए इस बातों को। बाकी सारी बातें तो दूसरी हो जाती है। प्रथम विषय तो यही है कि आपने आपके शिक्षकों का अपमान क्यों किया? क्या विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो क्या शिक्षक नहीं है? कोई शिक्षक ही आगे प्रोफेसर से लीडर से लेक्चरर, रीडर और फिर प्रोफेसर होता है, और उन्हीं में से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कोई वाइस चांसलर होता है उसकी प्रशासनिक और उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पे। तो अगर मैं तो बहुत आहत हूँ, क्योंकि मैं भी शिक्षा और शिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये बड़ा ऑन द वेरी फर्स्ट को पहले ही दरवाजे में ये बहुत बड़ा अपमानित करने वाली बात लगती है। हम चर्चा तो बाद में कह सकते हैं कि ये देखिए, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के आग्रह से वो जो है कुलाधिपति होता है और प्रदेश के विश्वविद्यालयों की नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो संविधान कहता है वो मुख्यमंत्री के रेफरल से करता है, नियुक्तियां जो है प्रदेश सरकार करती है। तो अगर आप संविधान की इन बातों में यकीन नहीं रखते हैं, केवल अपनी मतलब अपनी फायदे वाली जो बातें हैं संवैधानिक, उनको अगर आप आधार मान करके बात करेंगे, तो बाकी संवैधानिक धाराओं का, यानी आप संविधान को कुछ तो आपके फेवर में है उसको मानते हैं, जो आपके फेवर में नहीं है उसको नहीं मानते हैं। तो बेसिक्स अगर आप त्याग कर रहे हैं, जो संविधान की मूलभूत अवधारणा है उसको आप जो है साइड कर रहे हैं अपने फेवर, मतलब सेलेक्टिव फेवरिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और फिर आप अध्यापकों अध्यापकों का ठीक है सर, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अहमद जी, अभी आपने सुना प्रदीप जी को, वो कह रहे हैं कि आप तो सीधे सीधे शिक्षकों का, कुलपतियों का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही करते रहे तो इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इस देश के युवा हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो कुलपतियों का, वो शिक्षकों का इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है चुनावों में कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भी उठाना पड़ जाए। देखिए, एक बात समझिए रेशु जी, ये जो बात बतानी चाहिए तो उसको बहुत ही खूबसूरती से छुपा ले गए, वो बात मैं बता देता हूँ। देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनके मंत्री ने जवाब दिया है जो मैं बता रहा हूँ। एक वाइस चांसलर एससी है, एक वाइस चांसलर एसटी है और 5 वाइस चांसलर ओबीसी है। अब आप समझिए कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। देश की कम से कम 80% आबादी को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके 45 में सिर्फ 5 वीसी है। जो बात इनको बतानी चाहिए तो वो छुपा ले गए। कितना आप समझिए, क्या यही बाबा साहब संविधान की यही मूल अवधारणा थी? कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन एक 80% आबादी। चलिए, अभी तक तो मंचों से पत्रकारों को लेकर चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी। प्रदीप जी, कि कितने जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं, कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, कितने ओबीसी के हैं? सर संक्षेप में मैं जवाब ले लेती हूँ कि समय का अभाव भी है। मैं उसी पे आप ही के सवाल पे आ रही हूँ। सर, आपने जो सवाल किया है उसी का जवाब ले रही हूँ। ठीक है, मैंने आपका सवाल सुन लिया, मैं उसी का जवाब उससे ले रही हूँ। अहमद जी अब कह रहे हैं यहाँ पर कि कितने कुलपति ऐसे हैं जो एससी एसटी वर्ग से आते हैं? संक्षेप में प्रदीप जी। मैंने बता तो दिया आपको, इनके मंत्री ने जवाब दिया हुआ है। राहुल जी का जब मैं आपको बता दूं, जब मैं अध्ययन कर रहा था सर संक्षेप में, सर समय का अभाव है, संक्षेप में। हमारे पास एसटी थे, माधुरी साहब बीएचयू में 45 यूनिवर्सिटी में कितने एसटी कितने ओबीसी बता दीजिए। अगर आपको ये जाति का मुद्दा उठाना ही है ना, तो राहुल जी से कहिए किसी और सेक्टर को चूज कर रहे हैं। कम से कम शिक्षा को इस बात कर रहे हैं भाई, क्या समझ रहे हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा चुनाव आपके लिए गंभीरता पूर्वक अगर नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप गंभीरता से आम चुनाव में अगर आप हैं उपस्थित, तो कम से कम शिक्षकों और अध्यापक और अध्ययन अध्यापन करने वाले लोगों को इससे बचने में हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। राहुल जी को विनती मत कीजिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए भाई साहब। अगर आप ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे आप विनती करेंगे। ठीक है सर, ये लोग तो कह रहे हैं ना कि अगर आपके पास इस तरीके से नियुक्ति को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, अगर आपके पास इस तरीके के सबूत हैं तो आप उन सबूतों को पेश कीजिए, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। सर माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए, और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।